नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिजनेस मैनेजमेंट के यूनिट 4 के चैप्टर्स के एमसीक्यूज को। यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट बिजनेस मैनेजमेंट के आ चुके हैं, मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा बीकॉम सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ तीनों सेमेस्टर के सभी पेपर्स के एमसीक्यूज को कलेक्ट करके मैंने सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट को भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके सेकंड सेमेस्टर के सारे वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो बीकॉम के छात्रों के लिए जितना उपयोगी है या बीबीए के छात्रों के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही उपयोगी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए भी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। नियंत्रण वाले चैप्टर से चालू होगा ये वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। मैनेजेरियल कंट्रोल इज डन निम्न प्रबंधकों द्वारा बाई लोअर मैनेजमेंट, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा यानी बाई मिडिल लेवल मैनेजर्स, उच्चतम स्तर प्रबंधकों द्वारा यानी टॉप लेवल मैनेजर्स, या सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रबंधकीय नियंत्रण जो है सभी स्तर के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। अपने अपने लेवल पे जो भी उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके कार्यों को नियंत्रित करने का काम ये मैनेजर्स करते हैं। इसके बाद है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। कंट्रोल इज अ मैनेजेरियल फंक्शन किस टाइप का है? अनिवार्य यानी कंपलसरी, आवश्यक यानी नेसेसरी, ऐच्छिक यानी ऑप्शनल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नियंत्रण एक अनिवार्य कार्य है। नियंत्रण यदि नहीं किया जाएगा तो संस्था के गोल को सही तरीके से अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने मनमानी करने लगेंगे तो संस्था के गोल को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व हैं। कंट्रोल प्रोसेस एलिमेंट्स आर 2, 4, 6 या 8। तो देखो, नियंत्रण की प्रक्रिया में 4 एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसे मेजर किया जाता है। इसके बाद स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि दोनों में क्या अंतर रहा, और यदि अंतर निगेटिव है यानी जितना स्टैंडर्ड हमने तय किया था उससे कम परफॉर्मेंस हुई है तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं नियंत्रण की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, नियंत्रण तुलना करने की एक प्रक्रिया है। कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। किन चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा? पिछले प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन, एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ पास्ट परफॉर्मेंस। समान चिंताओं के प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर कंसर्न। भविष्य के प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द फ्यूचर परफॉर्मेंस, या मानकों के साथ वास्तविक प्रदर्शन, एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी मैंने प्रोसेस बताया कि पहले मानक सेट किए जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण है पिछड़ा देखने वाला यानी बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग यानी आगे देखने वाला, इन दोनों यानी बोथ ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, नियंत्रण एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रण संबंधित है। कंट्रोल इज रिलेटेड टू आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, विपणन यानी मार्केटिंग, या नियोजन प्लानिंग। ये देखो, ये ऑर्गेनाइजिंग को आयोजन लिखा है, ये वास्तव में संगठन होगा। ये ट्रांसलेट करने में पुअरली ट्रांसलेटेड है। नियंत्रण कभी भी प्लानिंग से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि प्लानिंग की जाती है तो उस समय गोल सेट किए जाते हैं। अब उस गोल को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है, तो कार्य को कंट्रोल प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है कि जो प्लानिंग हमने की है, जो गोल हमने सेट किया है, उस गोल को हम अचीव करने के लिए जो प्रक्रिया या तरीके अपना रहे हैं वो सही तरीके से अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एक है। कंट्रोल इज अ वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शन, विपणन कार्य, मार्केटिंग फंक्शन, उत्पादन समारोह, फिर ये फंक्शन को उत्पादन कार्य यानी प्रोडक्शन फंक्शन, या प्रबंधकीय कार्य मैनेजेरियल फंक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नियंत्रण का उद्देश्य है। पर्पज ऑफ कंट्रोल इज नकारात्मक, निगेटिव, सकारात्मक, पॉजिटिव, प्रतिबंधात्मक यानी रिस्ट्रिक्टिव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, नियंत्रण का उद्देश्य पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नियंत्रण करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो गोल सेट किए हैं, अपनी कार्यवाही उस गोल को प्राप्त करने की ओर सही तरीके से बढ़े, सही समय पे काम हो, सही तरीके से काम हो, इसके लिए नियंत्रण किया जाता है। ये किसी को दंड देने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए नियंत्रण नहीं किया जाता है। ये सकारात्मक सोच के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद है, नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है निचले स्तर पे, उच्च स्तर पे, सभी स्तर पे, या इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण का प्रयोग ये सभी स्तर पे किया जाता है, अपने अपने लेवल पे हर मैनेजर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, मुझे सी ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नियंत्रण निम्नलिखित के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। कंट्रोल प्रोवाइड गाइड टू पिछली कार्रवाई, वर्तमान कार्रवाई, भविष्य की कार्रवाई, या इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल प्रोवाइड गाइड टू पास्ट एक्शन, प्रेजेंट एक्शन, फ्यूचर एक्शन, या नन ऑफ दीज। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रिपोर्टिंग में नियंत्रण त्वरित है। कंट्रोल इज प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग। किस तरीके का नियंत्रण रिपोर्टिंग के माध्यम से हो सकता है? तो मूल योजनाएं, ओरिजिनल प्लान, परिणाम यानी रिजल्ट, विचलन यानी डेविएशन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डेविएशन। जब रिपोर्ट टाइम टू टाइम मंगाई जाती है किसी मैटर के बारे में, तो उसमें जो भी डेविएशन होते हैं, यानी जो भी विचलन होता है, जो भी चेंजेज होते हैं, वो बड़ी आसानी से रिपोर्ट से पकड़े जा सकते हैं और उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है नियंत्रण की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समविच्छेद विश्लेषण का संबंध है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ कॉस्ट लागत, प्रॉफिट लाभ, वॉल्यूम यानी मात्रा, या ये सभी। तो देखो, समविच्छेद विश्लेषण को लाभ मात्रा विश्लेषण भी कहते हैं, लाभ मात्रा विश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये लाभ से भी संबंधित है, लागत से भी संबंधित है, और सेल्स के वॉल्यूम से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रण का महत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? बेहतर समन्वय, संसाधनों का बेहतर प्रयोग, बेहतर योजना, या बेहतर शिकायत प्रबंधन, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, या बेटर ग्रीवेंस हैंडलिंग। तो देखो, नियंत्रण के माध्यम से कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज किया ही जाता है, प्लानिंग अच्छी तरीके से हो सकती है, नियंत्रण के माध्यम से प्लानिंग को सफल बनाया जा सकता है। ये बेहतर शिकायत प्रबंधन, ये नियंत्रण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोजित प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना आसान हो जाती है यदि मानकों को किस पर सेट करें? द कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस बिकम ईजियर इफ द स्टैंडर्ड आर सेट इन क्वालिटेटिव टर्म यानी गुणात्मक शर्तों पे, क्वांटिटेटिव टर्म यानी मात्रात्मक रूप में, आइदर ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई भी निर्धारित किया जा सकता है, या नन ऑफ एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, मात्रात्मक रूप में जब स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, यानी किसी वैल्यू के टर्म में हम करते हैं, अमाउंट के टर्म में करते हैं, ठीक है, मात्रा के रूप में, तो ये प्रदर्शन की तुलना आसान हो जाती है। गुणात्मक रूप से यदि करेंगे, गुण का मतलब क्या है कि काम अच्छा हुआ, कम अच्छा हुआ, खराब हुआ, ये गुणात्मक हो गया। मात्रात्मक में क्या है, उत्पादन 100 यूनिट का स्टैंडर्ड था या 80 यूनिट का स्टैंडर्ड था, उतना हुआ कि नहीं हुआ। तो मात्रात्मक रूप में जब स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं तो तुलना करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रण का चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप ऑप्शन सारे पढ़ लीजिएगा। सुधारात्मक कार्रवाई करना, यह नियंत्रण का एक चरण है। मैंने आपको सभी चरण बताए ही हैं। यहाँ पे फिर आपका आ गया, नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक ही सही है। मानक को स्थापित करना यानी इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड,
प्रदर्शन को मापना यानी वास्तव में जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर करना। इसके बाद वास्तविक और मानक प्रदर्शन की तुलना करना, कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और अंत में सुधारात्मक कार्रवाई करना यानी टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब आपका आ जाता है अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विलियम जे आउची निवासी हैं। विलियम जी आउची इज द रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जापान, जर्मनी या इंग्लैंड। तो विलियम जे आउची अमेरिका के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ए एच मैस्लो निवासी थे। ए एच मैस्लो वाज द रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड। तो मैस्लो भी अमेरिका के रहने वाले थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। हर्जबर्ग निवासी हैं। हर्जबर्ग इज द रेसिडेंट ऑफ जापान, इंग्लैंड, जर्मनी या अमेरिका। तो हर्जबर्ग भी अमेरिका के रहने वाले थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये तीनों विद्वान अभिप्रेरण से संबंधित हैं और तीनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। इसके बाद है, एक्स तथा वाई के अभिप्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एक्स एंड वाई थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाई मैस्लो, आउची, हर्जबर्ग या मैकग्रेगर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैकग्रेगर ने एक्स और वाई सिद्धांत बताया था अभिप्रेरण का, मोटिवेशन का। इसके बाद है, अभिप्रेरण एक है, मोटिवेशन इज एन एक्सटर्नल फीलिंग, बाहरी भावना, इंटरनल फीलिंग, आंतरिक भावना, ये दोनों, बोथ ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, अभिप्रेरणा एक इंटरनल फीलिंग होती है, आंतरिक भावना होती है, जो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए, अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन यानी प्रेरणा उत्पादकता को बढ़ाता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को कम करता है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मोटिवेशन जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब मन लगा के काम किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। प्रेरणा ही है जो आपको मन लगा के काम करने के लिए फोर्स करती है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है। नीड हायरार्ची थ्योरी इज मोटिवेशन इज गिवन बाई मैस्लो, फेयोल, टेलर या कुंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मास्लो ने प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया है, नीड हायरार्ची थ्योरी दिया है। इन्होंने किसी भी व्यक्ति के नीड को 5 भागों में बांटा है कि 5 तरीके की नीड होती हैं और हर एक नीड एक क्रम में एक के बाद एक पूरी करनी होती है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसके बाद सामाजिक आवश्यकता होती है, फिर सम्मान की आवश्यकता होती है, फिर सेल्फ स्टीम यानी आत्म संतुष्टि की अवस्था होती है। ये 5 स्टेटस, 5 हायरार्ची बताई है मैस्लो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मविकास की आवश्यकता को परिभाषा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिनेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5th स्टेज है, ठीक है ना। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, अपनेपन की भावना, सुरक्षित महसूस करना या किसी अंतरतम इच्छा को प्राप्त करना, अचीविंग वंस इनर मोस्ट डिजायर। यदि आपकी इनर मोस्ट डिजायर अचीव हो रही है तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज में ले जाएगी। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी जो है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, भोजन, पानी, मकान, कपड़ा। अपनेपन की भावना जो है आपको सुरक्षा की भावना लाएगी, फीलिंग सिक्योर्ड भी सुरक्षा की भावना लाएगी। ठीक है, ये दोनों पहले और दूसरे स्टेज से रिलेटेड हैं और ये आपका 5वां स्टेज है मैस्लो का, जो अंतरंतम इच्छा को प्राप्त करने पे आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, इसहाक को लगता है कि उसकी मेहनत को कभी पहचाना नहीं गया, किस स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो रही हैं। इसहाक फील दैट हिज हार्ड वर्क इज नेवर रिकॉग्नाइज, विच लेवल ऑफ नीड ऑफ मैस्लो इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आत्मसम्मान की भावना यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि उसके काम को पहचान नहीं मिल रही है। अगला प्रश्न है, डैश लोगों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। यानी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू इंगेज इन द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। संचार, प्रेरणा, निर्देशन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, प्रेरणा ही वो शक्ति है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को प्रेरित करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, सभी को अपने विषय में असाधारण अच्छे बोर्ड परिणाम के लिए अपने स्कूल प्रबंधन से एक सोने का सिक्का मिला। मास्लो की आवश्यकता वंशानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सभी की पूर्ति की आवश्यकता की पहचान करें। यानी सभी को यदि गोल्ड मेडल के रूप में पुरस्कार मिला अच्छा परिणाम लाने की वजह से, तो मास्लो की कौन सी स्टेज की आवश्यकता उसकी पूरी हुई? तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आत्मसम्मान की आवश्यकता उसकी पूरी हुई है क्योंकि उसे सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, मास्लो द्वारा पहचानी गई निम्न में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड एज आइडेंटिफाइड बाई मैस्लो? स्वच्छता हाइजीन, सम्मान स्टीम, आत्मवास्तविकता यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर सामाजिक सोशल। तो आपको अभी मैंने 5 स्टेज बताई है, उसमें ये तीनों बातें तो आती हैं। स्वच्छता वाली आवश्यकता मास्लो के सिद्धांत में नहीं है, ये हजबर्ग के सिद्धांत में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजबर्ग के द्विघटक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेशनल फैक्टर अकॉर्डिंग टू द हजबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी? वेतन, पे, मान्यता, रिकॉग्निशन, दूसरों के साथ संबंध यानी रिलेशंस विथ अदर्स, पर्यवेक्षण की गुणवत्ता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि किसी कार्य को मान्यता मिलती है तो ये एक तरीके से प्रेरणा बढ़ाने का काम करती है, प्रेरक कारक के रूप में काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हजबर्ग ने 2 कारक बताए हैं। एक कारक बताए हैं स्वच्छता संबंधी कारक, ठीक है, या बेसिक नीड वाले कारक, और दूसरा बताया है जिससे प्रेरणा बढ़ती है लोगों की। तो मान्यता यदि दी जाती है तो प्रेरणा बढ़ने वाला कारक जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। अगला प्रश्न है, पार्कर अपनी नौकरी खोने से चिंतित है, किस स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो रही हैं? तो भाई जब चिंता है आपको नौकरी खोने की तो सुरक्षा की भावना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि किसको जन्म देती है? यानी ये अब स्टेज पूछ रहा है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड गिव द राइज टू द विच नीड? यानी जब सोशल नीड आपकी पूरी हो जाती है तो अगले स्टेज में आप जाते हैं, तो कौन से स्टेज में जाते हैं? तो सोशल नीड के बाद स्टीम वाली नीड आती है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है इकोलॉजिकल नीड, उसके बाद आता है सेफ्टी नीड, उसके बाद आता है सोशल नीड, उसके बाद आता है स्टीम नीड, और अंत में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये 5 स्टेज मैस्लो ने बताए हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा आवश्यकता की संतुष्टि किस आवश्यकता को जन्म देती है? सेटिस्फैक्शन ऑफ सेफ्टी नीड गिव राइज टू द विच नीड? तो देखो ये सेकंड स्टेज है, सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे सामाजिक आवश्यकता डेवलप हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, थ्योरी जेड किसने तैयार किया? हु फार्मुलेटेड द थ्योरी जेड? विलियम ऑची, हजबर्ग, अब्राहम मास्लो, या डगलस मैकग्रेगर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, विलियम ऑची ने जेड थ्योरी दी थी, हजबर्ग ने दी थी बी घटक अवधारणा, अब मास्लो ने दी थी कि आवश्यकता की क्रमबद्धता की अवधारणा, और मैकग्रेगर ने दी थी एक्स और वाई का सिद्धांत। ठीक है, ये 4 विद्वान हुए हैं जिन्होंने अभिप्रेरणा के अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर नेतृत्व का आ जाता है। ये देखते हैं, अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों में असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है, यह कथन किसने कहा है? द मेन रीजन ऑफ मोस्ट बिजनेस इंटरप्राइजेज बिकमिंग अनसक्सेसफुल इज द इनएफिशिएंट लीडरशिप। ये कथन पीटर एफ ड्रकर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिकर्ट की प्रबंध प्रणालियां हैं, लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आर 4, 5, 6 या 8? तो लिकर्ट ने प्रबंध की 4 प्रणालियां बताई हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दिया है यहाँ पे नेतृत्व दे दिया है, ये वास्तव में अभिप्रेरण की एक्स और वाई विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मैकग्रेगर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लिकर्ट ने अपने प्रबंध संबंधी शोध कार्य में कितने चरों को शामिल किया था? तो देखो, लिकर्ट हैज इंक्लूडेड हिज मैनेजमेंट रिलेटेड रिसर्च वर्क वेरिएबल्स 4, 5, 6 या 7?
तो लिकर्ट ने 7 वेरिएबल्स को लिया था। इन 7 वेरिएबल्स के आधार पे 4 तरीके की नेतृत्व शैली को उन्होंने बताया। ठीक है, तो कौन कौन से इन्होंने चरों को लिया था, वेरिएबल्स को लिया था? सबसे पहले नेतृत्व को लिया था, इसके बाद अभिप्रेरण को लिया था, संदेशवाहन को लिया था, ठीक है, इसके बाद पारस्परिक संबंध को लिया था, इसके बाद निर्णयन को लिया था, निर्णयन के बाद उद्देश्य निर्धारण को लिया था, उद्देश्य निर्धारण के अलावा इन्होंने नियंत्रण को लिया था। इन 60 फैक्टर को लेकर अलग अलग तरीके की नेतृत्व शैली के बारे में इन्होंने रिसर्च किया और 4 तरीके की नेतृत्व शैली बताई। कौन कौन सी बताई? पहला इन्होंने बताया शोषणात्मक तानाशाही। ठीक है, इसमें जो उच्च प्रबंध होता है वो पूरी तरीके से अपने तरीके से काम कराता है, किसी की कुछ सुनता नहीं है। दूसरा बताया इन्होंने उदारात्मक तानाशाही। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तानाशाही तो होती है, अपनी मनमानी करवाता है मैनेजर, लेकिन दूसरे की बातों को भी थोड़ा बहुत सुनता है, थोड़ा बहुत उनको बोलने का मौका मिलता है। तीसरी इन्होंने शैली बताई परामर्शात्मक। ठीक है, यानी कि कंसल्टिव। और चौथी इन्होंने शैली बताई है प्रजातांत्रिक। ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक। ये 4 शैली इन्होंने लिकर्ट ने बताई है। अगला प्रश्न देखिए, एक नेता अपने किसके कारण नेतृत्व करता है? ए लीडर लीड्स बिकॉज ऑफ हिज पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कोई भी नेता नेतृत्व तभी कर पाएगा जब उसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर होगा, प्रभाव होगा। कोई शक्ति के माध्यम से या अथॉरिटी के माध्यम से केवल नेतृत्व नहीं कर सकता है। जब लोगों को उसके व्यवहार या उसकी बातों से इन्फ्लुएंस महसूस होगा, तभी वो लोग उसकी बातों को मानेंगे और वो नेतृत्व कर पाएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, एक महत्वहीन प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? लीडरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एन अनइम्पॉर्टेंट प्रोसेस, और कंटिन्यूस प्रोसेस, या नन ऑफ दीज। तो लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुयायी नेता का अनुसरण करते हैं क्योंकि? फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे वही प्रश्न फिर आया है, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से। पावर और अथॉरिटी नेतृत्व के लिए उपयोगी नहीं है, इन्फ्लुएंस उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक नेता है, ए लीडर इज अ फॉर्मल लीडर, एक औपचारिक नेता, और इनफॉर्मल लीडर यानी एक अनौपचारिक नेता, और सेल्फ स्टाइल्ड लीडर यानी एक स्वयंभू नेता, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो नेता की बात हो रही है ना, वो पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही है। तो जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो एक अनौपचारिक नेता होता है, यानी एक इनफॉर्मल लीडर होता है। सामाजिक शक्तियों से वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है और लोगों का नेतृत्व करता है। इसके बाद है एक प्रबंधक है, ए मैनेजर इज। चारों ऑप्शन वही हैं। तो प्रबंधक वास्तव में एक औपचारिक नेता होता है, एक फॉर्मल लीडर, क्योंकि संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत प्रबंधक को ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो अपने सभी सबॉर्डिनेट को लीड करे, ठीक है, उनका नेतृत्व करे। अगला प्रश्न है, एक अच्छे नेता के पास हैं अधीनस्थ, वरिष्ठ, अनुयायी, या इनमें से कोई नहीं? अ लीडर हैज सबॉर्डिनेट, सीनियर्स, फॉलोअर्स, या नन ऑफ दीज। तो देखो, एक अच्छे नेता के पास अनुयायी यानी फॉलोअर्स होने जरूरी हैं, जो उसके बातों को माने, जो उसके अनुसार काम करें। अगला प्रश्न है, एक निरंकुश नेता नहीं हो सकता। एन ऑटोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी। सख्त यानी स्ट्रिक्ट, परोपकारी यानी बेनिवोलेंट, अक्षम यानी इनकम्पिटेंट, या सलाहकार यानी कंसल्टेटिव। तो देखो, अभी तानाशाही के 2 तरीके मैंने बताया था। एक बताया था शोषणात्मक तानाशाही, उसमें सख्ती बरती जाती है, और दूसरा बताया था उदारात्मक तानाशाही, उसमें परोपकार की भावना थोड़ी रहती है। ठीक है, और अक्षम व्यक्ति तो नेता हो ही नहीं सकता है। तो निरंकुश नेता जो है एक सलाहकार के रूप में कभी काम नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक नेता नहीं हो सकता है।
और डेमोक्रेटिक लीडर में नॉट बी, सहभागी यानी पार्टिसिपेटिव, सलाहकार यानी कंसल्टेटिव, विचारधारा यानी आइडियोग्राफिक, या सख्त स्ट्रिक्ट। तो देखो डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो कभी भी सख्त नहीं होगा, वो सलाहकार के रूप में आपको समझाएगा, आपके साथ मिलकर काम करेगा, पार्टिसिपेटिव होगा, अपनी विचारधारा के हिसाब से आपकी विचारधारा को बनाने का प्रयास करेगा, ये सब काम करेगा, लेकिन सख्त कभी भी नहीं होगा डेमोक्रेटिक लीडर। अगला प्रश्न है, अग्निशामक, लड़ाकू सैनिक और पुलिस अक्सर इस प्रकार के नेता के साथ काम करते हैं। फायर फाइटर, कॉम्बैट ट्रूप एंड पुलिस ऑफ्टन वर्क विद द दिस टाइप ऑफ लीडर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक। यानी इन सब सेना में या फिर पुलिस विभाग में जो है, जो हायर अधिकारी होते हैं उनकी बात को कोई लोअर अधिकारी आमतौर पे काट नहीं सकता है या उनकी बात को मानने से मना नहीं कर सकता है। वहाँ पे निरंकुश पद्धति ही चलती है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम चलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और बिक्री वाले लोगों के पास अक्सर इस प्रकार के नेता होते हैं। साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एंड सेल्स पीपल ऑफन हैव दिस टाइप ऑफ लीडर। ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेंज, लेजी-फेरे या ऑटोक्रेटिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे मुक्त शासन वाले लीडर्स होते हैं, यानी लीडर्स आपको बढ़ावा देने का काम करते हैं, आपको लीड करते हैं, लेकिन आपको काम करने में पूरी स्वतंत्रता देते हैं। नहीं तो वैज्ञानिक अपना रिसर्च कैसे करेगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम सही तरीके से कैसे बनाएगा। तो इन लोगों के पास जो लीडर होते हैं आमतौर पे मुक्त शासन वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, एक नेता के पास यदि यह है तो उसमें कार्रवाई करने और काम करने की इच्छा है। अ लीडर हैज दिस इफ दे हैव द डिजायर टू टेक एक्शन एंड गेट थिंग डन। नेतृत्व, प्रतिनिधि, ईमानदारी या पहल। तो देखो यदि नेता काम करने वाला है ना, तो वो काम को इनिशिएट जरूर करेगा, उसके पहल का गुण उसके अंदर पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नेता को इसमें शामिल होना पड़ता है यदि उसके पास स्वयं सब कुछ करने का समय नहीं है। अ लीडर हैज टू एंगेज इन दिस इफ दे डू नॉट हैव द टाइम टू डू एवरीथिंग देमसेल्फ। नेतृत्व यानी लीडरशिप, प्रतिनिधि यानी डेलीगेटिंग, ईमानदारी यानी इंटीग्रिटी या पहल इनिशिएटिव। तो देखो एक नेता के पास यदि समय का अभाव है, वो सब कुछ काम अपने नहीं कर सकता है, तो वो अपने काम को डेलीगेट कर देता है, यानी बांट देता है लोगों में। यहाँ प्रतिनिधि इसका सही हिंदी नहीं है। डेलीगेट का मतलब हो गया हस्तांतरण कर देना काम को, तो ये वो अपने काम को अन्य लोगों में बांट देता है ताकि काम हो जाए। अगला प्रश्न है, दिशा और दृष्टि प्रदान करना कहलाता है। प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड विजन इज कॉल्ड। तो इसी को तो नेतृत्व कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी रखे हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।